2002 में रिलीज हुई चर्चित फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह का ये दृश्य देखिए। दिल्ली बम ब्लास्ट केस में सजा काट रहे क्रांतिकारी भगत सिंह ने मियांवाली जेल में रहते हुए 15 जून 1929 के दिन अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी। ऐसी भूख हड़ताल जिसे भगत सिंह के राजनीतिक जीवन का सबसे अहम पड़ाव माना जाता है। भूख हड़ताल जिसने देश भर में भगत सिंह की लोकप्रियता को महात्मा गांधी के समकक्ष ला दिया था। भूख हड़ताल जिसने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत को क्रांतिकारियों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर किया। इस भूख हड़ताल को तुड़वाने के लिए अंग्रेजी शासन ने कई जतन किए। भगत सिंह और उनके साथियों को तरह तरह की यातनाएं दी गई। इस दौरान उनके एक साथी जितेंद्र दास वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन अंततः अंग्रेजी शासन को झुकना पड़ा और भगत सिंह की ये भूख हड़ताल हमेशा के लिए स्वतंत्रता आंदोलन का एक स्वर्णिम अध्याय बनकर इतिहास में दर्ज हो गई। इस घटना के लगभग 15 साल बाद यानी 1944 में टिहरी रियासत में भी एक ऐसी ही ऐतिहासिक भूख हड़ताल हुई। भगत सिंह की तरह ही यहां भी एक नौजवान ने हुक्मरानों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की और 84 दिनों की अभूतपूर्व भूख हड़ताल के बाद अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन सत्ताधीशों के आगे घुटने नहीं टेके। उस वक्त का शासन इतना क्रूर था कि शहादत के बाद इस क्रांतिकारी का शव तक उसके परिजनों को नहीं सौंपा गया, बल्कि जेल प्रशासन ने इसे एक कंबल में लपेटकर भागीरथी और भिलंगना के संगम के तेज प्रवाह में फेंक दिया। लेकिन इस शहादत से पूरी टिहरी रियासत में विद्रोह की ऐसी आंधी उठी कि वहां एक सशस्त्र क्रांति हुई और राजसत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका गया। श्रीदेव सुमन नाम के इस वीर शहीद को याद करते हुए कवि मनोहर लाल उनियाल श्रीमन ने लिखा है, 84 दिन गए तुम्हारी अपने प्राणों की दृढ़ता को, 84 युग याद करेंगे हत्यारे की निर्दयता को, सना रहेगा सदा तुम्हारे शोणित से टिहरी का शासन, बना रहेगा अमर तुम्हारा 84 दिन का वो अनशन, गर्व लिए इतिहास करेगा कभी तुम्हारा वर्णन सादर, वीर तुम्हारे लिए हमारे कोटि कोटि अभिनंदन सादर। नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल और आप देख रहे हैं बारामासा का विशेष कार्यक्रम विरासत। ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। अवाम कहीं अंग्रेज़ों की तो कहीं राजाओं की गुलामी करने को अभिशप्त थी। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी ऐसी ही एक रियासत थी टिहरी। वो टिहरी रियासत जहां राजा को सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि बोलांदा बद्री कहा जाता था, यानी साक्षात बोलते हुए बद्रीनाथ। इसी टिहरी रियासत की बमुंड पट्टी के जौल गांव में हरिराम बडोनी नाम के एक वैद्य रहा करते थे। 25 मई 1916 के दिन वैद्य जी की पत्नी तारा देवी ने एक बेटे को जन्म दिया। आगे चलकर श्रीदेव सुमन नाम से विख्यात हुए इस बालक का नाम तब श्रीदत्त बडोनी रखा गया था। श्रीदत्त सिर्फ 3 साल के थे जब इस पूरे क्षेत्र में हैजा फैल गया। उस दौर में ये एक ऐसी महामारी हुआ करती थी कि गांव के गांव इसकी चपेट में आने से तबाह हो जाते। मौत का ऐसा तांडव होता कि लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ जाती। हैजे की चपेट में आए गांवों के लोग अगर अपने गांव से निकलना भी चाहते तो किसी भी अन्य गांव में उन्हें शरण नहीं मिलती, क्योंकि सभी को उनके संक्रमित होने का खतरा रहता था। हैजाग्रस्त इलाके के लोगों को एक तरह से अछूत मान लिया जाता। लेकिन श्रीदत्त के पिता हरिराम बडोनी चूंकि एक वैद्य थे, लिहाजा उन्होंने अपना धर्म निभाया। अपनी जान की परवाह किए बिना वो दिन रात मरीजों की सेवा में जुटे रहे। न जाने कितने लोगों को उन्होंने मौत के मुंह से निकाल लिया, लेकिन ऐसा करते हुए वो खुद इस महामारी की चपेट में आ गए और महज 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सिर्फ 3 साल के श्रीदेव सुमन के सिर से पिता का साया उठ चुका था, लेकिन उनकी मां ने उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आने दी। श्रीदेव सुमन की शुरुआती शिक्षा चंबाखाल में हुई और साल 1931 में उन्होंने टिहरी से मिडिल पास किया। लगभग इसी दौर का उनसे जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा इतिहास की कुछ किताबों और फतेह सिंह रावत के काव्यखंड में मिलता है। ये किस्सा तब का है जब देव सुमन की उम्र मात्र 14 साल की थी और देश भर में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का जबरदस्त असर हो रहा था। देव सुमन किसी काम से देहरादून आए तो उन्होंने सत्याग्रहियों को पूरे जोश से नारे लगाते और नमक सत्याग्रह में हिस्सा लेते देखा। इनसे वे इतना प्रभावित हुए कि खुद भी सत्याग्रहियों के जत्थे में शामिल हो गए और 15 दिनों के लिए जेल भेज दिए गए। 14 साल के देव सुमन की राजनीतिक चेतना ने यहीं से आकार लेना शुरू किया। फतेह सिंह रावत के काव्यखंड में इस घटना का जिक्र कुछ इस तरह मिलता है। नमक आंदोलन शुरू हुआ जोर शोर से देहरादून में, ये जुलूस में शामिल हो गए देश प्रेम जो रमा खून में।
पुलिस इन्हें भी पकड़ ले गई। 14 की थी उम्र सुमन की। नेताओं के साथ सुमन को जेल हो गई 15 दिन की। पहली थी ये जेल सुमन को, नमन करें श्रीदेव सुमन को। जेल से लौटने के बाद बहुत छोटी उम्र में ही श्रीदेव सुमन ने देहरादून के नेशनल हिंदू स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू किया, लेकिन यहाँ वे ज़्यादा समय नहीं रहे। अपनी आगे की पढ़ाई उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से की, जहाँ उन्होंने रत्न, भूषण और प्रभाकर परीक्षाएं पास की। इसके साथ ही उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशारद और साहित्य रत्न की परीक्षाएं भी पास की। ये वो समय भी था जब श्रीदेव सुमन न सिर्फ अपनी साहित्यिक प्रतिभा को मांझ रहे थे, बल्कि उनमें सामाजिक सरोकार और राजनीतिक चेतना का भी विस्तार हो रहा था। साल 1937 में उनका पहला काव्य संग्रह सुमन सौरभ प्रकाशित हो चुका था। वे दिल्ली में देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना और गणदेश सेवा संघ का गठन भी कर चुके थे, जो आगे चलकर हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया। इसके साथ ही श्रीदेव सुमन ने हिंदू और धर्म राज्य जैसे अखबारों में भी काम किया। गढ़वाल की एकता को लेकर श्रीदेव सुमन हमेशा समर्पित रहे। उन्हें ये बात बहुत चुभती थी कि गंगा के आर पार के लोगों में वैसी एकता का भाव नहीं है जैसा एक राज्य के लोगों में होना चाहिए। इसी से जुड़ा उनका एक कथन है जो अब अक्सर उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। उन्होंने कहा था, यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के बजाय 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को भी पाट देंगे। साल 1938 में जवाहरलाल नेहरू जब अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित के साथ एक अधिवेशन में शामिल होने पौड़ी पहुंचे, तो श्रीदेव सुमन ने उनसे भी गढ़वाल की समस्याओं का जिक्र करते हुए पौड़ी और टिहरी गढ़वाल की एकता की बात कही। कुछ ऐसी ही बातचीत उनकी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से भी हुई जब वे वर्धा के आश्रम में उनसे मिले। इस मुलाकात का विस्तृत वर्णन राहुल सांकृत्यायन की लिखी किताब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में मिलता है। इस किताब में चंद्र सिंह गढ़वाली के हवाले से लिखा गया है, जून का महीना था। सुमन अचानक सेवाग्राम वर्धा में दिखाई दिए। मेरे लिए ये एक अनुपम भेंट थी, क्योंकि मैं वर्षों से गढ़वाल से बिछड़ा हुआ था और हूँ। गढ़वाल के एक अनुभवी कार्यशील नवयुवक से भेंट हो जाना मेरे लिए कम खुशी की बात न थी। पूछा, बंधु, सेवाग्राम यात्रा का कारण? जवाब मिला, एक तो सेवाग्राम संसार का राजनीतिक तीर्थ स्थान है, पूज्य बापू के दर्शन। दूसरे, हम गढ़वालियों के आप जैसे एक बूढ़े सैनिक से भेंट करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपसे मिलने की इच्छा तो बहुत दिनों से थी, मगर मेरी आर्थिक स्थिति मेरे लिए बाधक थी। अब की बार दिल्ली के कुछ मित्रों ने मदद की, तब जाकर मैं आपके पास आ सका। मैं हिमालय राज्य प्रजामंडल का प्रधान हूँ। इसी के सिलसिले में मेरी इच्छा है कि मैं पूज्य बापू से भी भेंट करके गढ़वाल राज्य प्रजा परिषद के लिए आशीर्वाद ले लूँ। मैंने सुमन को पूज्य महात्मा गांधी के पास ले जाकर परिचय करवाया। सुमन और बापूजी की 15 मिनट तक बातें हुई। बातचीत समाप्त हो जाने के बाद प्रफुल्लित होकर मेरी झोपड़ी में वो आए। बोले, जो मेरी इच्छा थी आज बापू ने पूरी कर दी, क्योंकि बापू ने गढ़वाल के विषय में जो मेरी तजवीज़ थी उसे मंजूर कर लिया और आशीर्वाद दिया कि मैं सत्य और अहिंसा के द्वारा टिहरी राज्य में प्रजा की सेवा करूं। मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि टिहरी की जनता बेहद दुखी है। मैंने श्रीदेव सुमन से गढ़वाल के गंगा वार, गंगा पार की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विषयों पर बहुत सी बातें पूछी। उन्होंने गढ़वाल के विषय में मुझको अच्छी तरह अवगत करवाया। उनको गढ़वाल की जनता से अपार प्रेम था। मुझे उन्होंने अपनी वाक शक्ति और तर्क वितर्कों से प्रभावित किया था। वो ऐसे ही असाधारण प्रतिभाशाली युवक थे। श्रीदेव सुमन ने मुझसे पूछा, आपने गढ़वाल के लिए क्या सोचा है? हम गढ़वाली आपसे बहुत आशा रखते हैं। मैंने जवाब दिया, प्रिय बंधु, मन के अथाह सागर में जो बुदबुदे उठते हैं वे सब उसी सागर में विलीन हो जाते हैं। हाँ, मनुष्य अथाह सागर के पार जाने के लिए मनगढ़ंत पुल बांधा करता है, उसी प्रकार मैं भी सोचा करता हूँ। क्या मेरी बातों को, जो मैं गढ़वाल के बारे में सोचता हूँ, आप और गढ़वाल की जनता मंजूर करेंगे? उचित होगी तो क्यों नहीं मंजूर करेंगे? इस पर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अपना सपना श्रीदेव सुमन को सुनाते हुए कहा, मैं तो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र गढ़वाल की कल्पना करता हूँ। जैसे कि भारत कितने ही स्वतंत्र संघों का एक महासंघ होगा, उसी महासंघ के अंतर्गत एक स्वतंत्र गढ़वाल भी। मौजूदा गढ़वाल 2 भागों में विभाजित है, जो कि हमारे लिए एक महाकलंक है। उस वक्त हम 10 लाख गढ़वालियों का एक ही संघ हो। हाँ, भौगोलिक दृष्टि से गंगा वार और गंगा पार का पर्यायवाची नाम रहे। आजकल हम 2 भागों में बटे हुए हैं, जैसे 6 लाख ब्रिटिश गढ़वाल की और 4 लाख टिहरी गढ़वाल की जनगणना है। उस समय स्वतंत्र भारत में कोई राजा, कोई जमींदार या पूंजीपति नहीं रहेगा। समाज श्रेणी विहीन हो जाएगा।
आज जिस जमीन के ऊपर हम 10 लाख गढ़वाली भूख और महामारी के शिकार हो रहे हैं, उस समय इसी जमीन में हमारी 1 करोड़ से भी ज्यादा गढ़वाली संतान अच्छी तरह सुख और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन बिताएंगे। हमारी गढ़भूमि धन संपन्न है, हमारी भावी संतानें उसका उपभोग करेंगी। हमारे गढ़वाल में तांबा लोहे की खानें हैं, नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ औषधियाँ हैं, पत्थर लकड़ी कागज बनाने की सामग्री, मधु शिलाजीत इंगूर फूल और फलों से जंगल संपन्न है। इससे भी बड़ी और महत्व की चीज बहती हुई गंगा की धारा है, जिससे हम करोड़ों किलोवाट बिजली पैदा करके घर घर पहुंचा सकेंगे। हमारा गढ़वाल औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा। हम समय और शक्ति का सदुपयोग करेंगे। हमें स्वतंत्र भारत में जनतांत्रिक गढ़वाल बनाने का मौका मिलेगा। हम 10 लाख गढ़वालियों की आर्थिक समस्या, सांस्कृतिक भाषा भारत के 660 जिलों से भिन्न है। आज के टिहरी गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल, अपर गढ़वाल और लोअर गढ़वाल, ठाकुर और ब्राह्मण, डोम और बिष्ट, खैकर और हिस्सेदार, राजा और प्रजा नहीं रहेंगे, लेकिन हमको उस समय के इंतजार में बैठे नहीं रहना होगा। हमें उस समय को लाने के लिए महान से महान प्रयत्न करने होंगे। जनता के बीच जाकर उनके दुखों का अध्ययन करके उन्हीं के सामने रखकर उनको दूर करने का प्रयास करना होगा। जन संगठन के द्वारा शक्ति प्राप्त करना, जनता में राजनीतिक जागृति लाना, भूख महामारी हर प्रकार की आशंकाओं के समय उनकी सहायता करके उनमें विश्वास प्राप्त करना होगा। आज संसार में ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है। हमको भी इस ऐतिहासिक निर्माण में सक्रिय भाग लेना पड़ेगा। हमारी आज़ादी भी संसार की आज़ादी में निहित है, इसलिए हमें आपसी छोटे छोटे झगड़ों को छोड़ देना चाहिए। वैसे तो डोला पालकी का सवाल भी गौण सवाल नहीं है, इसमें भी नागरिक अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता की मांग मौजूद है। मगर इस झगड़े से आम डोम जाति का उपकार हो सकेगा। शब्दों में चाहे आर्य कहो या हरिजन, अछूत कहो या आदिवासी या डोम, उनके लिए अलग मंदिर बना दो, अलग कुआं खोद दो या थोड़ी देर के लिए उनके हाथ का बना लड्डू भी खा लो। इन सब से उनका असली उपकार नहीं हो पाएगा। इससे निस्तार तभी होगा जबकि उनकी आर्थिक समस्याएं हल की जाएं। इसके लिए निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। 1. जमींदारी प्रथा खत्म कर बंजर और जंगलों की जमीन उनको देनी चाहिए। 2. नौकरियों में अनुपात के मुताबिक उनको जगह मिले। 3. उनकी पढ़ाई के लिए शिक्षा निःशुल्क हो। 4. असेंबली में और काउंसिलों में उनके लिए अनुपात के मुताबिक सीटें दी जाएं। 5. उद्योगों में उनको प्रथम स्थान मिले। सही और सच्चा अछूतोद्वार का रास्ता यही है। उत्तराखंड के इतिहास के 2 बेहद अहम किरदार जिस दौर में आपस में ये संवाद कर रहे थे, उस दौर में देश भर की ही तरह टिहरी रियासत में भी आज़ादी की छटपटाहट अपने चरम पर पहुंचने लगी थी। रियासत के कानूनों से लोग तंग आ चुके थे। तिलाड़ी में भीषण नरसंहार हो चुका था। देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी थी और श्रीदेव सुमन इसके संयोजक नियुक्त हो चुके थे। हिमालयी रियासतों की समस्याओं को वो लगातार राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने बनारस में हिमालयन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करते हुए हिमांचल नाम से एक पुस्तक प्रकाशित करवाई और पूरी रियासत में इसे बंटवा दिया। यहीं से श्रीदेव सुमन रियासत की आंख की किरकिरी बनने लगे। उनके भाषण देने और सभाएं करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रियासत के अधिकारियों ने उन्हें सरकारी नौकरी का लालच भी दिया, लेकिन जब किसी भी प्रलोभन से देव सुमन रियासत के झांसे में नहीं आए तो उन्हें रियासत से निर्वासित कर दिया गया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो टिहरी जाते हुए श्रीदेव सुमन को देवप्रयाग में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पहले देहरादून और फिर आगरा जेल में 15 महीने कैद रखा गया। 19 नवंबर 1943 को वे आगरा जेल से रिहा हुए, लेकिन इसके तकरीबन 1 महीने बाद ही दोबारा गिरफ्तार कर लिए गए। इस गिरफ्तारी के बाद श्रीदेव सुमन को टिहरी जेल में बेहद नारकीय स्थिति में रखा गया। यहीं उन्होंने अपनी उस ऐतिहासिक भूख हड़ताल की भी शुरुआत की, जिसका जिक्र इस कार्यक्रम की शुरुआत में किया गया था। 3 मई 1944 के दिन शुरू हुई इस भूख हड़ताल को तुड़वाने के लिए रियासत ने श्रीदेव सुमन पर कई अत्याचार किए। उनकी गिरफ्तारी से पूरी रियासत में आक्रोश फैला हुआ था और राजशाही इसीलिए किसी भी कीमत पर उनकी भूख हड़ताल तुड़वाना चाहती थी। रियासत के नुमाइंदों ने पूरे इलाके में यह अफवाह फैला दी कि श्रीदेव सुमन ने अपना अनशन वापस ले लिया है और राजा के जन्मदिन यानी 4 अगस्त को उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। चालबाजों की यह अफवाह जब एक प्रस्ताव के रूप में श्रीदेव सुमन तक पहुंची तो उनका कहना था, क्या मैंने अपनी रिहाई के लिए यह कदम उठाया है? ऐसा मायाजाल डालकर आप मुझे विचलित नहीं कर सकते। अगर प्रजामंडल को रजिस्टर किए बिना मुझे रिहा कर दिया गया तो मैं फिर भी अपना अनशन जारी रखूंगा।
अपनी बात पर अडिग श्रीदेव सुमन ने अपना अनशन लगातार जारी रखा। उनकी देह उनका साथ छोड़ रही थी, लेकिन उनके इरादे हार मानने को कतई तैयार नहीं थे। जेल प्रशासन ने उन्हें प्रताड़नाएं देने के हर तरीके अपनाए और इंट्रोवेनस इंजेक्शंस के जरिए उन्हें ऐसे केमिकल दिए गए कि उनकी शारीरिक स्थिति बेहद खराब होती चली गई। 20 जुलाई आते आते उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वो बेहोशी की स्थिति में पहुंच गए। उनकी भूख हड़ताल को अब तक करीब 80 दिन हो चुके थे। आखिरकार 25 जुलाई के दिन उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया और इस सेनानी ने अपने आदर्शों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। टिहरी रियासत के शासक इतने क्रूर थे कि उन्होंने रात के अंधेरे में श्रीदेव सुमन के शव को एक कंबल में लपेटकर भागीरथी और भिलंगना के संगम में फेंक दिया। श्रीदेव सुमन शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत जाया नहीं हुई। उनकी मौत की खबर से ऐसा आक्रोश उठा कि राजसत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह छिड़ गया और अंततः एक सफल क्रांति के बाद टिहरी रियासत आजाद हुई। श्रीदेव सुमन की याद में नई टिहरी के जेल परिसर के पास एक स्मारक भी बनाया गया है, जहां रखी बेड़ियां आज भी उनके बलिदान की गवाही देती हैं। श्रीदेव सुमन का नाम आज कई गीतों, कविताओं, काव्यखंडों और लोकगीतों तक में इस कदर समा चुका है कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। जाते जाते आपको ऐसा ही एक लोकगीत सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले ये जरूरी सूचना है कि बारामासा को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। हमारे कार्यक्रम अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारी मदद भी कीजिए। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट baramasa.in पर जाकर कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान चुन सकते हैं और हमें समर्थन दे सकते हैं, ताकि हम लाते रहें पहाड़ों से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां बारामासा। जपा जपे